हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री एक्सपर्ट योगेश सर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेहूं की फसल। तो सबसे पहले हम गेहूं के तथ्यों से ही शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। विश्व में गेहूं का खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। पहला ही प्रश्न है, विश्व में गेहूं का खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है। गेहूं को अन्न का राजा कहा जाता है। अगर क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही भारत जो है इसके क्षेत्रफल और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान धान का है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन के कारण क्या होता है कि चपातियां फूल जाती हैं। एक प्रश्न आया था एग्रीकल्चर के एग्जाम में कि गेहूं का जो पुष्प क्रम है वो क्या कहलाता है। तो गेहूं का पुष्प क्रम स्पाइक या स्पाइकलेट टाइप का होता है। गेहूं का बीज कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं। गेहूं के बीजों का जो टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का वजन वो 40 ग्राम होता है। एक प्रश्न आया था AARO के एग्जाम में, उसमें ये पूछा था फेलेरस माइनर के 1000 दानों का वजन। बस ऐसे कैसे पूछा था, फेलेरस माइनर, ये नहीं पूछा था गेहूं सा या गेहूं का खरपतवार, नहीं, सीधा साइंटिफिक नेम आया था फेलेरस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है। 1000 दानों का वजन मतलब टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। केरल व नागालैंड में गेहूं नहीं उगाया जाता है। बुवाई की जो नई विधि है वो FIRB है। FIRB का मतलब है फरो इरिगेटेड रेस्ड बेस्ड सिस्टम। गेहूं का जो दाना है उसमें नाइट्रोजन प्रोटीन में बदल जाती है। गेहूं का भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है और कटाई 20 से 25% नमी पर करते हैं। तो अब बात करते हैं उर्वरकों की। हम फसल को लंबा नहीं बढ़ाते हैं बल्कि सीधे ही डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। उर्वरकों की बात करते हैं। FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद कितनी डलती है गेहूं में? 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग होती है बुवाई से 1 महीने पहले। अगर केमिकल उर्वरकों की बात करें, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास किस रेशियो में डलती है और कितनी डलती है? 120 60 40 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा को हम बुवाई के समय ही देंगे और फास्फोरस पोटेशियम की पूरी मात्रा बुवाई के समय देते हैं। अब नाइट्रोजन की बची 2 मात्राओं को हम पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के समय देते हैं। अब सिंचाई की बात करते हैं। पहली सिंचाई 21 दिन बाद करते हैं यानी CRI स्टेज पर। तो गेहूं की CRI स्टेज कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद। 21वें दिन सिंचाई देना अनिवार्य है। अगर हमारे पास केवल एक पानी है तो हम CRI स्टेज पर देंगे। एक प्रश्न आया था एग्जाम में, अगर हमारे पास 2 सिंचाई हैं, केवल 2 ही सिंचाई देने की क्षमता है, तीसरी देने की क्षमता नहीं है, तो हमको कौन सी स्टेज पर इन दोनों सिंचाइयों को देना चाहिए जिससे कि हमको भरपूर उत्पादन हो या कि हमको घाटा ना हो? सीधी बात ये। तो पहली सिंचाई तो CRI स्टेज पर देनी चाहिए पहली सिंचाई के साथ ही। दूसरी जो सिंचाई हमारे पास है उसे हम मिल्किंग स्टेज पर देते हैं 100 से 105 दिन बाद। मिल्किंग स्टेज पर दूसरी सिंचाई को देते हैं। अगर हमारे पास 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो पहली सिंचाई को 21 दिन बाद, दूसरी सिंचाई को 100 दिन बाद देते हैं। वैसे 6 सिंचाई लगती हैं गेहूं की फसल में। पहली सिंचाई 21 दिन बाद CRI स्टेज पर, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद टेलरिंग स्टेज पर और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद लेट जॉइंटिंग स्टेज पर देते हैं। चौथी सिंचाई को देते हैं 80 से 85 दिन बाद फ्लावरिंग स्टेज पर और 5वीं सिंचाई को देते हैं 100 से 105 दिन बाद मिल्किंग स्टेज पर। जो आखिरी 6वीं सिंचाई है इसको 115 से 120 दिन बाद देते हैं ड्रॉट स्टेज यानी कि दाना पकते समय। गेहूं का एक रिसर्च सेंटर है करनाल हरियाणा में। क्या नाम है उसका? उसका शॉर्ट फॉर्म है PDWR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, करनाल हरियाणा में है ये। एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट डॉक्टर एनी बोरलॉ।
1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला नोबेल पुरस्कार? क्योंकि ये जन्मदाता हैं हरित क्रांति के। विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर एनी बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के पिता हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति के पिता हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन को ही मिला था। इन्होंने एक बुक लिखी है व्हीट रेवोल्यूशन, इसके राइटर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही है। हरित क्रांति जो आई थी वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही उसको लेकर आई, लेकिन जो हरित क्रांति शब्द दिया था वो W.S. गॉड ने 1967-68 में दिया था और हरित क्रांति भारत में 1965-66 में आ गई थी। उसके कुछ समय बाद ही 1967-68 में W.S. गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। एक जीन है, गेहूं का बौना जीन कहते हैं, जिसे नोरिंटेन, प्रश्न पूछा भी गया है, नोरिंटेन जीन किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं की फसल से संबंधित है। तो नोरिंटेन के बारे में बता दूं, एनी बोरलॉग द्वारा 1960 में मैक्सिको में विकसित किया गया था ये नोरिंटेन। किसके द्वारा? एनी बोरलॉग द्वारा 1960 में मैक्सिको में विकसित किया गया। अब इस गेहूं के बौने जीन के बारे में बता दूं, 1963 में सर्वप्रथम बौनी किस्मों की खेती से रिकॉर्ड उत्पादन से हरित क्रांति संभव हो सकी। कौन कौन सी किस्में थी हरित क्रांति में गेहूं की? सोनारा 63, सोनारा 64 और लरमा रोजा। ये 3 किस्में ऐसी थीं जो बौनी जाति की थीं और इनके द्वारा ही ये हरित क्रांति संभव हो सकी। एक प्रश्न पूछा था एग्रीकल्चर के एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम किन फसलों में हुआ था? तो गेहूं और धान की फसलों में मुख्यतः हरित क्रांति संभव हो सकी थी। यानी कि सीधा सीधा पूछा था, भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम गेहूं धान की बौनी जातियां थी। गेहूं और धान की बौनी जातियां थी। मुख्य परिणाम इसका यही था कि हरित क्रांति का मुख्य परिणाम गेहूं और धान की बौनी जातियां थी। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में लेंगे, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।